सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुज गौतम और हमने गौतम एजुकेशन चैनल पर संविधान से संबंधित कुछ जानकारी साझा करने का प्रयास करना शुरू किया है। पहला वीडियो आप देख सकते हैं इस चैनल पे। हमने किस समिति ने क्या काम किया था संविधान को बनाने में और किसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उसमें साझा की है। और आज हम संविधान होता क्या है, संविधान किसे कहते हैं, मूल संविधान में और जो वर्तमान में संविधान है उसमें क्या चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हम जानकारी साझा करेंगे। तो चैनल पर बने रहें। जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ साझा भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर पसंद आता है तो। और मेरा मानना यह है कि देश के हर नागरिक को संविधान की जानकारी होना चाहिए। तो हर व्यक्ति किताब की जो संविधान की भाषा है उसको आसानी से नहीं समझ पाता है। इसीलिए हमने सोचा कि वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आजकल यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से लोग ज़्यादा फ़ोन के माध्यम से जुड़े होते हैं, तो इसके माध्यम से हम एक आसान शब्दों में संविधान की जानकारी साझा करने का प्रयास करेंगे। तो चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमें जो है एक मोटिवेशन मिलेगा आगे काम करने के लिए। तो आज हम शुरू करते हैं संविधान होता क्या है। तो साथियों, संविधान वो एक नियम और नीतियों को संग्रह करके बनाया जाता है। कुछ रीति रिवाजों के माध्यम से जो परंपराएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे नियम निर्धारित किए जाते हैं जिनसे आसानी से देश की शासन व्यवस्था को और प्रशासन व्यवस्था को चलाया जा सके, देश के हित में कार्य हो सकें, देश की जनता के हित में कार्य हो सकें। कोई अगर संसद या विधानसभा, विधान परिषद कोई अगर कानून बनाता है तो संविधान के नियम और नीतियों को ध्यान में रख के ही बनाए, जिससे कि देश के नागरिक के हित में वो कानून बन सके। तो उसे हम संविधान कहते हैं। सीधी सी भाषा में अगर हम बात करें तो कानून बनाने के लिए और शासन व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो दिशा निर्देश होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, वो ही संविधान है। अब बात करते हैं कि मूल संविधान क्या है और चेंज होकर के संविधान में क्या चेंज हमें दिखाई देता है। मूल संविधान में एक उद्देशिका है, प्रस्तावना है, जो पूरे संविधान का एक तरीके से वर्णन कर देती है अगर हम उसके एक एक शब्द को सही तरीके से समझने का प्रयास करें। इसी तरीके से आज भी वो प्रस्तावना हमारे संविधान में है, लेकिन उसमें एक संशोधन करके 3 शब्दों को जोड़ा गया है जो समय और परिस्थिति, सिचुएशन की डिमांड हम कह सकते हैं, मांग के आधार पे वो 3 शब्द जोड़े गए हैं। और वो 3 शब्द हैं, हम संशोधन की जब हम बात करेंगे तो उन 3 शब्दों की भी बात करेंगे। वैसे हमने पहली वीडियो में भी उनके बारे में बातचीत करी है। हम एक एक चीज को स्पष्ट करेंगे। अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। आज अगर हम का, खा, गा की बात करें, अनुच्छेद को संख्या से नहीं बढ़ाया गया है, अनुच्छेद के अंदर ही का, खा, गा करके उस तरीके से बढ़ाया गया है। तो आज भारत के संविधान में 480 अनुच्छेद दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कई जो अनुच्छेद हैं उनको, जैसे
अगर सबसे बड़ा अनुच्छेद की बात करें तो 243 अनुच्छेद आप देखेंगे, उसके भी का खा गा, 243 का, 243 खा, 243 गा, इस तरीके से करके बहुत लंबा उसे अनुच्छेद किया गया है परिवर्तन के साथ, संशोधन के साथ। ऐसे ही अगर अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 को भी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 2 का इस तरीके से बढ़ाया गया। अब हम इन संख्या को गिनते हैं तो आज की डेट में हमें 480 480 अनुच्छेद दिखाई देते हैं, अंग्रेजी में आर्टिकल्स कहते हैं। मूल अधिकार की बात करें यानी फंडामेंटल राइट्स, जो भारतीय संविधान के मूल संविधान में थे और उनकी संख्या थी 7। ये भारत के संविधान के भाग 3 में दिखाई देते हैं। और ये अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमें मौलिक अधिकार दिखाई देते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स, जो देश के नागरिकों को दिए गए हैं। इनकी रक्षा हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करता है। अगर किसी अधिकार का हनन किया जाता है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसके प्रति रिट डाली जा सकती है। ये हर व्यक्ति को, देश के हर व्यक्ति को इसके लिए अधिकार दिए गए हैं, जिनकी संख्या 7 थी, आज 6 है। क्योंकि एक जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वें संशोधन के तहत सन 1978 में परिवर्तित करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था और उसको वहां से उठा के डाल दिया गया था अनुच्छेद 300 का में। समझ सकते हैं आप। और बाकी अगर जो मौलिक अधिकार हैं, अगर हम उनके नाम की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण तरीके से संविधान का गठन किया गया है। समता का अधिकार यानी इक्वलिटी का अधिकार, देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अगर कोई किसी का शोषण करता है तो उसके प्रति भी कोर्ट में जाया जा सकता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो हम कहते हैं कि धर्म ये नहीं, ये ले लो, वो ले लो, वो रख लो, इसके अंदर 2 चीज दिखाई देती हैं। एक तो ये कि अगर हम किसी चीज धर्म को के अंदर अगर हमें चेंज करने की कोशिश करना है तो हम स्वतंत्र हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा, अपने धर्म के प्रति उसका प्रचार प्रसार करने की अपने लेवल पे हम जो है एक शांति प्रिय ढंग से उसका काम कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता, यानी हम अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए भी काम कर सकते हैं, अपने संस्कृति के प्रति शिक्षा का प्रावधान कर सकते हैं। और इसी के तहत अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी स्कूल की व्यवस्था की बात की गई है। वहां पर हम उस कम्युनिटी से संबंधित, माइनॉरिटी से संबंधित वहां पर शिक्षा की व्यवस्था की बात कर सकते हैं और उनको कुछ बंधनों से दूर रखा गया है। और लास्ट में अगर हम बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से हमारे पास आज 6 ये मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। तो भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं।
लेकिन ये जो तत्व दिए गए हैं, ये जो प्रावधान किया गया है, वो किसी भी सरकार को बाध्य नहीं करता है कि इसके प्रति काम होना ही चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि इसके अंदर आर्टिकल 45 के अंदर शिक्षा का प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ये जब तक नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 45 के रूप में रहा, तब तक उस पे कोई विशेष काम हमारी सरकारों के माध्यम से नहीं हुआ। जब 2002 में इसे 86वां संशोधन करके इसे फंडामेंटल राइट्स बना दिया और वहां से उठा करके 21A में डाल दिया, 21A में रख दिया, तो ये मौलिक अधिकार बन गया। उसके ही आधार पे 2009 में एक पार्लियामेंट्री एक्ट बनाया गया जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहा जाता है। उसके आधार पे हर बच्चे को, जो 6 से 14 साल तक का बच्चा है, उसको स्वतंत्रता मिली, उसको एक अधिकार मिला कि वो अपने नजदीक के किसी भी विद्यालय में जाकर के दाखिला ले सकता है और अपनी स्कूली एजुकेशन पूरी कर सकता है। तो समझ सकते हैं साथियों कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में कितना अंतर है। अब आप कहेंगे कि इसे जब संविधान लागू हुआ था उसी समय क्यों नहीं रखा। मैं आपको बता दूं साथियों कि जो संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अपनी चर्चा के टाइम पे, बहस के टाइम पे इस पे विशेष फोकस किया था। लेकिन उस समय की कुछ समर्थन ना हो मिलने के कारण इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखना पड़ा, जबकि वो चाहते थे कि ये फंडामेंटल राइट बनना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा के प्रति जागरूक थे, क्योंकि वो शिक्षा को महत्व देते थे। वो चाहते थे कि अगर देश के हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी तो देश का विकास होगा। अब बात करते हैं इसके अंदर मौलिक कर्तव्यों की, जो मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन भाग 4 में इनको 4 का करके जोड़ा गया। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 का में इसे रखा गया। इनकी संख्या जब ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो इनकी संख्या 10 थी। लेकिन अब जब 2002 में 86वां संशोधन किया गया और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, तो उस समय एक ड्यूटी इसके अंदर जोड़ दी गई, जो हमारे माता पिता अभिभावकों को असाइन की गई कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चे को घर पे नहीं रख सकते हैं, किसी फैक्ट्री में नहीं लगा सकते हैं, कोई इनकम का सोर्स नहीं बना सकते हैं, और उनको ये ड्यूटी साइन की गई कि वो नजदीक के विद्यालय में अपने बच्चे को एडमिट कराएं, शिक्षा दिलवाएं। तो ये 11वां एक मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य बताया गया, फंडामेंटल ड्यूटी। अनुसूचियों की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। आज जब हम देखते हैं तो 12 अनुसूचियां हैं, और अनुसूची 9 की बात करेंगे तो बड़े विस्तार के साथ जब देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है। हम एक एक टॉपिक पर आगे बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आज हम केवल ड्राफ्ट की ही बात कर रहे हैं कि संविधान में है क्या क्या। प्रस्तावना समिति के अध्यक्ष बाकी और सभी सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर कराए गए, और उसी समय महत्वपूर्ण भाग को लागू भी कर दिया गया था। लेकिन संपूर्ण रूप से संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, और इससे एक तरीके से लोकतंत्र की स्थापना हुई,
गणतंत्र की स्थापना हुई, तो उस दिन हम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। उसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। कारण यही है कि हमने पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया था। और आज अगर हम बात करें तो 50 से लेकर के आज 2024 में हम हैं। 2024 में हम हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना समय बीत जाने के बाद भी हम अगर 395 अनुच्छेदों की बात करें, पूर्ण रूप से उद्देशिका में जो शब्द दिए गए हैं उसकी बात करें, तो वो सही मायने में जमीन पर नहीं दिखाई देते हैं। मौलिक अधिकारों की बात करें तो समता का जो एक पहला ही अधिकार है, महत्वपूर्ण अधिकार है, समानता का अधिकार, इक्वलिटी का अधिकार, कागजों में कई जगह दिखाई देता है साथियों, लेकिन जमीनी स्तर पे आज भी आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं समानता का स्तर दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो और भी आप देखेंगे कि एक आर्थिक रूप से जो समानता का जो एक तरीके से गड्ढे को भरा जाना चाहिए था, वो भी वहाँ पे भी हमें और ज़्यादा उसमें डिफरेंस यानी अंतर दिखाई देने लगा है। तो इस पे सोचने की ज़रूरत है। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो आज मीडिया की स्वतंत्रता पर आप देखिए, जिस पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए, जो सही बात को सही तरीके से रख सके, वो फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन आज परिस्थितियां उसके प्रतिकूल भी दिखाई देती हैं। बहुत से सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, कुछ वीडियो इस तरीके की भी होती हैं जो हम नहीं अभी इस चीज को, क्योंकि हमारा मिशन केवल संविधान की जानकारी साझा करने का है। तो साथियों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि जब जब हम वीडियो डालेंगे तब तब आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको समय पर जानकारी मिल सके। अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ साझा करें, जिससे कि संविधान की जानकारी उनको मिल सके। आसान शब्दों में संविधान की जानकारी हम देने का प्रयास करते रहेंगे और आगे हम एक एक भाग को लेकर के, एक एक अनुच्छेद को लेकर के बात करेंगे आने वाली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो देखना लोग पसंद नहीं करते हैं, ये मैं जानता हूँ। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ही हम छोटे छोटे टुकड़ों में ही हम संविधान को, संपूर्ण संविधान को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। बने रहें चैनल पर। आप सबने इसे देखा, सुना, आगे साझा किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।